Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is summary revision of liver and the gallbladder. तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इसकी समरी के अंदर सबसे पहले एक और इंपॉर्टेंट टेबल आ जाएगा एलएफटी, यानी एलएफटी के अंदर आपने तीन चीज़ें लिखनी है। नंबर 1 हेपेटोसाइट इंटीग्रिटी, नंबर 2 बिलियरी एक्सक्रीटरी फंक्शन, नंबर 3 बिलियरी सिंथेटिक फंक्शन है। ओके, तो जो लिवर का जो हेपेटोसाइट का जो सिंथेटिक फंक्शन होता है इसके अंदर आपने सीरम एल्ब्यूमिन को लिखना है, कोआगुलेशन फैक्टर आ जाएगा। नंबर 3 हेपेटोसाइट मेटाबॉलिज्म, यानी एक प्रोटीन है। नंबर 2 मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन में आपके एल्ब्यूमिन आ जाएगा, कोआगुलेशन फैक्टर आ जाएगा। कोआगुलेशन फैक्टर को देखने के लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम आ जाएगा, पार्शियल थर्मोप्लास्टिन टाइम आ जाएगा, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये चीज़ें आ जाएगी। जबकि हमारा हेपेटोसाइट मेटाबॉलिज्म के अंदर सीरम अमोनिया आ जाएगा, अमाइनोपाइरिन ब्लड टेस्ट आ जाती है। बिलियरी एक्सक्रीटरी फंक्शन के अंदर कुछ सब्सटेंस जो कि बाइल के अंदर एक्सक्रीट होते हैं, उसमें तीन चीज़ें हैं। नंबर 1 सीरम बिलिरुबिन, नंबर 2 यूरिन बिलिरुबिन, नंबर 3 सीरम बाइल एसिड है। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंजाइम जो कि डैमेज टू द कैनालिकुलस से निकलते होते हैं, वो कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंजाइम है वो आपको अल्कलाइन फॉस्फेटेज देखने को मिलते हैं, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज। जबकि हेपेटोसाइट इंटीग्रिटी के अंदर ईएसटी, एएलटी आ जाएगा और एलडीएच आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, ये मॉर्फोलॉजी आ गई सबसे पहले वाली। ओके, तो यहाँ पर इस मॉर्फोलॉजी के अंदर आपने देखना है कि जो एक्यूट लिवर फेलियर हो रहा है इसमें मैसिव हेपेटिक नेक्रोसिस होती है। ओके, और डिपेंड करता है कि इसका इटियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है। अगर स्टमाइनोफेन की वजह से हुई है तो जो स्कारिंग होती है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से लिवर की इंजरी होती है, स्कार फॉर्मेशन भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से आपको स्कारिंग वगैरह देखने को मिल सकती होती है। ओके, और जो हेपेटोसेलुलर नेक्रोसिस या जो फुलमिनेंट नेक्रोसिस होता है, मैसिव हेपेटिक नेक्रोसिस को क्या बोलते हैं? फुलमिनेंट लिवर फेलियर बोलते हैं, जो कि वेरी रैपिड ऑनसेट ऑफ लिवर फेलियर है। और लिवर फेलियर की डेफिनेशन के अंदर आपने एक्यूट लिवर इलनेस मेंशन करनी है। इसमें दो चीजें आ गई, एन्सेफलोपैथी और कोआगुलोपैथी। एन्सेफलोपैथी के अंदर क्या चीजें आ जाती है? रिजिडिटी आ जाती है, हाइपर रिफ्लेक्सी आ जाएगा और एस्टेरेक्सिस आ जाएगा। अब एस्टेरेक्सिस में क्या चीजें आ जाती है? एस्टेरेक्सिस के अंदर रैपिड एक्सटेंशन एंड द फ्लेक्शन मूवमेंट ऑफ हेड एंड एक्सट्रीमिटी, ये चीजें आ जाएगी। ओके, और दूसरा कोआगुलोपैथी या कोआगुलोपैथी के अंदर प्रोथ्रोम्बिक टाइम आ जाएगा, एपीटीटी आ जाएगा, और ये 26 वीक्स के अंदर आना चाहिए। ओके, इसके बाद हेपेटोरेनल सिंड्रोम की तरफ आ जाओ। हेपेटोरेनल सिंड्रोम है ये पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से वेसोडायलेटर की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, खासतौर पर नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। कहाँ से बढ़ेगी? एंडोथेलियल सेल इन द सबप्लाज्मिक सर्कुलेशन है। अब उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से सिस्टमिक वेसोडाइलेशन हो जाएगी। सिस्टमिक वेसोडाइलेशन की वजह से किडनी का ब्लड फ्लो कम से कम हो जाएगा। तो किडनी का ब्लड फ्लो कम से कम हो जाएगा तो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम की मैकेनिज्म की एक्टिवेशन होती है, और इसकी वजह से मजीद वेसो कंस्ट्रक्शन की वजह से रीनल परफ्यूजन कम हो जाएगी, और रीनल परफ्यूजन कम हो जाएगी तो उसकी वजह से रीनल फेलियर हो जाएगा। और अगर कोई आपसे पूछे कि एक्यूट लिवर फेलियर या क्रॉनिक रीनल फेलियर की क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है, तो कॉम्प्लिकेशन को आपने इस तरीके से याद करना है। नंबर 1 कोलिस्टेसिस। कोलिस्टेसिस के अंदर अगर स्किन की डिस्कलरेशन हो तो उसको जॉन्डिस कहते हैं, अगर स्क्लेरा की हो तो उसको एक टेरस कहते हैं। हेपेटिक एन्सेफलोपैथी होती है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब लिवर सही तरह काम नहीं कर रहा होगा तो अमोनिया का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी यूरिया साइकिल नहीं चलेगी। यूरिया साइकिल नहीं चलेगी तो अमोनिया की प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगी। ओके, ठीक हो गया। और जो अमोनिया होगा वो डायरेक्टली न्यूरॉन को उड़ा देगा, या फिर ये क्या करता है? ग्लूटामिन के सिंथेसिस को बढ़ा देता है, वो आगे एडीमा करा देगा, और इन शॉर्ट आपको इंसेफ्लोपैथी देखने को मिलती है। इंसेफ्लोपैथी के अंदर रिजिडिटी, हाइपररिफ्लेक्सिया और एस्टेरेक्सिस है। एस्टेरेक्सिस में आपको नॉन रिदमिक रैपिड एक्सटेंसिव फ्लेक्शन मूवमेंट ऑफ लिम्स एंड द हेड, ये आपको देखने को मिलता है। ये चीज़ें आपको नोट करनी है। दूसरा कोगुलोपैथी है, जिसमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम 5वां 7वां 9वां 10वां 11वां 12वां ये चीज़ें देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद पोर्टल हाइपरटेंशन है, जो उसके बाद मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ठीक हो गया। अ, फिर आ जाते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर की तरफ। अच्छा, क्रॉनिक रीनल फेलियर में अच्छा मैं कंटिन्यू कर रहा था। पांचवा क्या आ जाएगा? प्लूराइटिस हो जाएगा ड्यू टू परसिस्टेंट कोलिस्टेसिस है। नंबर 6 हाइपरएस्ट्रोनिज्म। हाइपरएस्ट्रोनिज्म की वजह से पाल्मर इरिथेमा हो जाएगा। नंबर 2 स्पाइडर एंजियोमा देखने को मिलेगा। स्पाइडर एंजियोमा में सेंटर में एक पल्सेटिंग डायलेटेड आर्टरियोल होती है, इसमें छोटी छोटी वेसल डायलेट कर रही होती है। और मेल के अंदर हाइपोगोनाडिज्म या गायनेकोमास्टिया भी हो सकता है। हाइपोगोनाडिज्म फीमेल के अंदर भी हो सकता है ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस है। फिर आ जाता है पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन के आगे यहाँ पे 3 कॉजेज लिखी हुई है, लोकेशन या कॉजेज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। तो प्री हेपेटिक, हेपेटिक या पोस्ट हेपेटिक आ जाएगा। प्री हेपेटिक के अंदर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव थ्रोम्बोसिस हो सकती है पोर्टल वेन की, या पोर्टल वेन की नैरोइंग हो सकती है बिफोर इट रैमिफाई इन द लिवर। ओके, और इंट्रा हेपेटिक के अंदर क्या हो सकता है? इंट्रा हेपेटिक में सिरोसिस आ जाएगा। ओके, नोडुलर रीजनरेटिव हाइपरप्लेजिया के किसी तरह से आपने कंप्रेस करना, या तो सिरोसिस की वजह से, हाइपरप्लेजिया की वजह से, या प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस की वजह से हो सकता है, शिस्टोसोमियासिस की वजह से, माइलोइडोसिस की वजह से, या फाइब्रोसिस की वजह से। पोस्ट हेपेटिक के अंदर या तो हार्ट में मसला है, या फिर पेरिकार्डियम में मसला है, या फिर पोर्टल जो हेपेटिक वेन है उसका आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको क्या बोलते हैं? बुर्च-चारी सिंड्रोम कहते हैं। उसकी पैथोफिजियोलॉजी को हम 2 में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इसमें रेजिस्टेंस टू द पोर्टल फ्लो, नंबर 2 इंक्रीज इन द पोर्टल फ्लो काज्ड बाय हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन। अब जो रेजिस्टेंस होती है वो कंट्रैक्शन ऑफ वैस्कुलर स्मूथ मसल, मायोफाइब्रोब्लास्ट और डिसरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो बाय स्कारिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ पैरेन्काइमल नोड्यूल, यानी इसकी वजह से आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो हमारी सबप्लाज्मिक हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन होती है, या आपकी आर्टीरियल वेसोडाइलेशन देखने को इसकी वजह से देखने को मिलती है, यानी एनओ की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, उसकी वजह से वेसोडाइलेशन देखने को मिलती है। और इसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज वीनस इफ्लक्स इनटू पोर्टल वेनस सिस्टम। तो पोर्टल वेनस सिस्टम में ज़्यादा इफ्लक्स
देखने को मिलेगा, प्रोस्टासाइक्लिन, टीएनएफ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होती है नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से। और जो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से 4 कॉन्सिक्वेंसेज होती है। नंबर 1 हेपेटिक एन्सेफलोपैथी, नंबर 2 एसाइटिस, एसाइटिस में 500 ml से ज़्यादा फ्लूइड होगा और प्रोटीन इसमें लेस देन 3 ग्राम होती है, सीरस होता है, एल्ब्यूमिन होती है, ग्रेडियंट आपको 1.5 से ज़्यादा देखने को मिलेगा, राइट साइडेड पे होती है, क्लियर। और इसके अंदर 4 इसकी पैथोजेनेसिस आ जाती है। नंबर 1 तो पोर्टल हाइपरटेंशन है, ठीक हो गया, साइनोसॉइडल हाइपरटेंशन है। नंबर 2 हाइपोएल्ब्यूमिनुमिया आ जाएगा। नंबर 3 इंक्रीज हेपेटिक ब्लड फ्लो, या नंबर 4 सबप्लैक्टिक वेसोडायलेशन एंड द हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन, यानी एक पोर्टल हाइपरटेंशन का पॉइंट उठाना है, एक सबप्लैक्टिक वेसोडायलेशन हाइपरडायनेमिक का उठा लेना है पॉइंट। इसके बाद प्रोटीन को कम कर देना और लिम्फ ब्लड फ्लो को आपने फ्लो को आपने बढ़ा देना है। इसके बाद अगर कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें तो हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम आ जाएगा। हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम ये आपको सिरोसिस और पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से देखने को मिलता है, यानी सिरोसिस और लीवर की वजह से क्या होगा, आपको पल्मोनरी सिस्टम में देखने को मिलेगा। कैसे होगा, डायलेशन ऑफ इंट्रा पल्मोनरी शंट्स, यानी इसमें क्या होगा, अब यहाँ से इसकी स्टार्ट हो रही है कि सिरोसिस ऑफ लीवर या पोर्टल हाइपरटेंशन होगा, उसकी वजह से क्या होगा, एंडोथेलिन 1 की प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से वेसोडायलेटर ज्यादा होगा, एनओ ज्यादा होगा। एनओ ज्यादा होने की वजह से इंट्रा पल्मोनरी कैपिलरी और प्री कैपिलरी वेसल इसकी डायलेटेशन देखने को मिलती है, और इसकी वजह से राइट टू लेफ्ट शंटिंग होगा। राइट टू लेफ्ट शंटिंग की वजह से वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो खराब देखने को मिलेगी, उस खराब देखने की वजह से हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, हाइपोक्सीमिया की वजह से डिस्निया हो जाएगा, और डिस्निया अपराइट पोजीशन में काफी ज्यादा होता है। बाकी इसके बाद पोर्टल पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। पोर्टल पल्मोनरी हाइपरटेंशन किस वजह से होती है, पोर्टल हाइपरटेंशन जो कि सिरोसिस की हुआ है और उसकी वजह से पल्मोनरी वेसो कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया है, ओके, और वेस्कुलर रिमॉडलिंग आपको देखने को मिल रही है। इसमें डिस्निया और एक्सर्शन और क्लबिंग देखने को मिलती है। फिर इसके बाद एक्यूट ऑन क्रोनिक रीनल फेल्योर है। एक्यूट ऑन क्रोनिक रीनल फेल्योर यानी वेल कंपनसेटेड क्रोनिक रीनल फेल्योर के अंदर एक्यूट लिवर फेल्योर के साइन देखने को मिलेंगे। अभी किन में देखने को मिलेगा, नंबर 1 किसी को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन, उसको हेपेटाइटिस डी लग गई है, ओके। और बाकी ये असल में क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेज आप देख सकते हो पोर्टल हाइपरटेंशन की। हेपेटिक एन्सेफलोपैथी होती है, स्किन में स्पाइडर एंजियोमा होता है, इसोफेजियल वायरसेस होती है, पोर्टोसिस्टेमिक शंट के ऊपर होने की वजह से स्प्लीनोमेगाली हो सकती है, ओके, पेरियोबलाइकल कैपिटल मेडुसी हो सकता है, साइटिस हो सकता है, हेमोरॉइड हो सकता है, टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाती है, ओके। यानी हेपेटाइटिस डी का जो इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी में हो गया, या किसी के अंदर असेंडिंग कोलेंजाइटिस हो गया इन अ पेशेंट विद अ प्राइमरी सेक्युलराइजिंग कोलेंजाइटिस की, प्राइमरी सेक्युलराइजिंग कोलेंजाइटिस में असेंडिंग कोलेंजाइटिस हो गया, या फिर ये हो सकता है कि नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस के जो नाश वाले पेशेंट होते हैं ना, रैपिड वेट लॉस की वजह से में हेपेटिक डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा, या सेप्सिस देखने को मिल रही है, कैंसर देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती है। बाकी एक्यूट लिवर फेलियर का जो निमोनिक है वो एबीसीडी है। ए से एस्टमाइनोफिन हेपेटाइटिस, से ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस आ जाएगा, बी से हेपेटाइटिस बी आ जाएगा, सी से हेपेटाइटिस सी और क्रिप्टोजेनिक आ जाएगा, डी से ड्रग्स और टॉक्सिन आना शुरू हो जाते हैं, क्लियर। और इसके बाद ई से आपका हेपेटाइटिस ई और इजोटेरिक काजेज, जिसमें विल्सन डिजीज, बुर्ड-चेरी सिंड्रोम है। एफ से फैटी चेंजेस ऑफ माइक्रोवास्कुलर चेंज, ये आपको प्रेगनेंसी में देखने को मिल सकती है, माइक्रोवास्कुलर आपको वेल्प्रोइक एसिड या टेट्रासाइक्लिन की वजह से देखने को मिलती है, या राइस सिंड्रोम की वजह से भी देखने को मिल सकती है। बाकी कॉन्सिक्वेंसेज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ओके। अच्छा, ये सिरोसिस वाला टेबल मिस हो गया। सिरोसिस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, नंबर 1 पैरेन्काइमल नोड्यूल देखने को मिलेगा, नंबर 2 सराउंडेड होकर डेंस फाइब्रस डेंस बैंड्स ऑफ फाइब्रोसिस थ्रू आउट द लीवर, जिसकी वजह से जो लीवर का जो कैप्सूल होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मूथ लीवर कन्वर्ट हो जाती है बम्पी अपीयरेंस में, विद अ डिप्रेस्ड एरिया ऑफ स्कारिंग एंड द बल्जिंग रीजनरेटिव नोड्यूल, ओके, यानी डिप्रेस्ड एरिया स्कारिंग का होगा और जो बल्जिंग एरिया होगा रीजनरेटिव नोड्यूल का होगा। तो जो लीवर का जो स्मूथ कॉन्टूर होता है ना, वो बम्पी में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। इसके बाद वायरल हेपेटाइटिस पढ़ लेते हैं। वायरल हेपेटाइटिस 2 चीज़ों से होते हैं, या तो हमारे टिपिकल वायरस है जिनको हेपेटोट्रोपिक वायरस कहते हैं, दूसरा नॉन हेपेटोट्रोपिक। नॉन हेपेटोट्रोपिक के अंदर एप्स्टीन बार वायरस आ जाएगा, साइटोमेगालो वायरस आ जाएगा, हर्पीज सिम्प्लेक्स एटीना और येलो फीवर वायरस आ जाएगा। और आपने ये बात नोट करनी है कि जिसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना हेपेटाइटिस ए का, वो कितना होता है, 2 से लेकर 6 हफ्ते का होता है। उसमें एक्यूट लिवर फेलियर हो जाएगा। बाकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर प्रोलॉन्ग कोलिस्टेसिस है, रिलैप्स ऑफ डिजीज है, रैश, आर्थराल्जिया, इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन डिजीज लाइक ल्यूकोसाइटोप्लास्टिक वास्कुलाइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और क्रायोग्लोबिनेमिया आ जाएगा। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से 4 चीज़ें होती है। नंबर 1 कि एक्यूट हेपेटाइटिस ठीक हो जाए रिकवरी के साथ, या तो एक्यूट हेपेटाइटिस फेलियर देखने को मिले, या क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, या फिर एसिम्प्टोमेटिक हेल्दी कैरियर हो जाएगा। तो इसको 3 में आपने डिवाइड करना। सब क्लिनिकल एक्यूट हेपेटाइटिस है, ठीक है, और क्रॉनिक हेपेटाइटिस है। सब क्लिनिकल का मतलब कैरियर है। एक्यूट हेपेटाइटिस को 2 में डिवाइड करना, रिकवरी में और फुलमिनेंट हेपेटाइटिस में। क्रॉनिक को आपने 3 में डिवाइड करना, या तो सही हो गया, या सिरोसिस हो गया, या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, फाइनली डेथ हो जाती है। इसके बाद एग्जाम में आपसे सीरोलॉजिकल मार्कर पूछे जाते हैं। तो सीरोलॉजिकल मार्कर को आपने किस तरह से ड्रा करना है, ओके। तो तकरीबन आपने स्टार्ट करना है कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना, वो तकरीबन 26 तक होता है। अगर आप यहाँ पे आओ, इस डायग्राम की तरफ आओ, हेपेटाइटिस बी का 2 से लेकर 26 तक होता है, ठीक है, 2 से लेकर 26 तक। तो 26 तक आप लेके चले जाना, यानी HBEG, HBVDNA और HBsAg इनको आपने पैरेलल रखना है और नीचे लेके आना। जैसे ही कम होगे तो एंटी HBs आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, और उसके बाद आपको एंटी HBE और एंटी IgM ये आपको देखने को मिलती है, जो कि कम होती रहती है। लास्ट में एंटी HBC आपको कांस्टेंट देखने को मिलती है। जो HBsAg है ये आपको एक्यूट सिम्प्टोमेटिक में पीक में देखने को मिलती है, और जो क्रॉनिक होता है ना, क्रॉनिक वो बंदा होता है जिसमें HBsAg है तकरीबन 6 महीनों से भी ज़्यादा का है, तब उसको हम क्रॉनिक डिफाइन करते होते हैं। तो क्रॉनिक डेफिनेशन आपने नोट कर लेनी है। जो एंटी HBs एंटीबॉडी है ना, ये आपको एक्यूट डिजीज के रेजोल्यूशन में देखने को मिल सकती है। उनके दरमियान में गैप होता है जिसको क्या बोलते हैं हम विंडो फेज कहते हैं।
हैं। विंडो फेज के अंदर अपनी आईजीएम एंटी एचबीएस देखनी होती है, आईजीएम एंटी एचबीसी एंटीबॉडी देखनी होती है। क्लियर। इसके बाद है कि एचबीईजी एचबीवी डीएनए और एचबीवी डीएनए पॉलीमरेज आ जाता है। ओके, तो ये वायरल एप्लीकेशन को बताते होते हैं और ये वायरल एप्लीकेशन के लिए, इन्फेक्टिविटी के लिए और प्रोग्रेशन टू द क्रॉनिक हेपेटाइटिस इसको देखने के लिए इस्तेमाल होती है। जो एंटी एचबी एंटीबॉडी है ना, ये बताता है कि जो एक्यूट इन्फेक्शन है वो पीक पे है और इस ऑन द वेन है। ठीक हो गया। जबकि वो केसेस जिसमें क्रॉनिक इन्फेक्शन की तरफ जा रहा होता है तो एंटी एचबी एंटीबॉडी आपको रिलेटिवली कम देखने को मिलती है, लाइक आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। कहती है कि जो इंडिविजुअल जो हेपेटाइटिस बी वायरस को एक्वायर करते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ और क्रॉनिक हेपेटाइटिस डेवलप करते हैं तो उनके अंदर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बाकी हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, इसका को इन्फेक्शन और सुपर इन्फेक्शन होता है। ओके, को इन्फेक्शन का मतलब है कि हेपेटाइटिस डी और बी इनका एक साथ एक इन्फेक्शन देखने को मिला है तो ये एक्यूट हेपेटाइटिस बी जैसा ही होगा। सुपर इन्फेक्शन का मतलब है कि क्रॉनिक कैरियर है और उसमें हेपेटाइटिस डी का आपको इन्फेक्शन देखने को मिला है। ये बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, आपको फुलमिनेंट हेपेटाइटिस तक देखने को मिल सकता होता है। क्लियर, तो ये चीज़ आ जाएगी। बाकी इनके डिफरेंस वगैरह देख लो तो इनके डिफरेंस है, हेपेटाइटिस ई वाला सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सारे के सारे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए सिवाय हमारे बी वाले जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है। इनकी रूट ऑफ ट्रांसमिशन फीकल ऑर्डर से होती है, इसकी पारेंटिनल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या पेरिनेटल से होती है, इसकी पारेंटिनल इंट्रानेजल कोकीन की वजह से यह होगा। बाकी पारेंटिनल हेपेटाइटिस डी की और इसकी फीकल ऑर्डर से होती है। सबसे कम इसका 2 से लेकर 6 तक होता है, जबकि इसका 2 से लेकर 26 तक होता है। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज इसमें रिलेटिवली कम होती है, सबसे ज़्यादा क्रॉनिक लिवर डिजीज की फ्रीक्वेंसी आपको इसमें देखने को मिलती है। क्लियर, ठीक है। को इन्फेक्शन में कम होती है 10% और 90% आपको देखने को मिलती है सुपर इन्फेक्शन में देखने को मिलती है। हेपेटाइटिस हमें आपको सिर्फ प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। क्लियर, तो अब जो क्लिनिको पैथोलॉजिकल सिंड्रोम देख लेते हैं। लाइक सबसे पहला है एक्यूट सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, एक्यूट एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन में और रिकवरी भी होगी। अच्छा, ये बात नोट कर लेना, हेपेटाइटिस ए और ई हमेशा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के अंदर होगा। हेपेटाइटिस ए और ई हमेशा कभी भी क्रॉनिक हेपेटाइटिस नहीं करवाते हैं। उसके अलावा जो एचबीवी के इस्तेमाल जो प्रोपोर्शन होती है वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस करवाती है, लेकिन जो एचसीवी है सबसे ज़्यादा क्रॉनिक हेपेटाइटिस ई करवाता होता है। एक्यूट लिवर फेलियर, अच्छा क्रॉनिक हेपेटाइटिस तो सी की वजह से होता है, लेकिन कैंसर हमेशा बी की वजह से होता है क्योंकि एचबीएक्स प्रोटीन प्रोड्यूस करता होता है। एक्यूट लिवर फेलियर आपको ए से देखने को मिलता है, बी से देखने को मिलता है, डी से देखने को मिलता है। क्लियर, यानी एक्यूट आपको सी से देखने को नहीं मिलेगा, ई से भी देखने को नहीं मिलेगा। ई वाला एक्यूट लिवर फेलियर कराएगा सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर। ओके, ठीक हो गया, ये आपने नोट कर लेना है। इसके बाद एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन विद रिकवरी है, तो जो एक्यूट एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन विद रिकवरी है इसके अंदर आपको मिनिमली सीरम 80 ट्रांसअमाइनेज के लेवल तकरीबन 33 इंटरनेशनल यूनिट तक होता है। ईएसटी, ईएलटी और एलडीएच का आपने रट्टा मार लेना है। तो जो एक्यूट एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन विद रिकवरी अभी हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी की देखने को मिलती होती है और यहाँ पे आप एंटीबॉडीज देखते होते हो। ओके, इसके बाद एक्यूट सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन के अंदर आपने क्या देखना होता है, सिम्प्टोमेटिक फेज को आप मजीद 4 में डिवाइड करते हैं। तो इनक्यूबेशन आ जाएगा, सिम्प्टोमेटिक प्री एक्टेरिक फेज आ जाएगा, सिम्प्टोमेटिक एक्टेरिक फेज आ जाएगा और कन्वालेसेंस आ जाएगा। इनक्यूबेशन पीरियड आपको सबका पता है, जो पीक इन्फेक्टिविटी होती है ना वो लास्ट एसिम्प्टोमेटिक डेज में देखने को मिलती है और अर्ली डेज ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन है। तो 4 में डिवाइड करना इनक्यूबेशन पीरियड, सिम्प्टोमेटिक प्री एक्टेरिक फेज, सिम्प्टोमेटिक एक्टेरिक फेज और कन्वालेसेंस फेज आ जाएगा। बाकी एक्यूट लिवर फेलियर है, एक्यूट लिवर फेलियर ए और ई की वजह से सबसे ज़्यादा होती है। ओके, हेपेटाइटिस बी वाला एशिया में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। ओके, लीवर ट्रांसप्लांटेशन करनी होती है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो सीरोलॉजिकल एविडेंस होता है वो मोर देन 6 मंथ होता है। ठीक हो गया, मोर देन 6 मंथ। तो इसमें परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ ट्रांसअमाइनेज ये आपने देखना होता है। इसके अलावा जो प्रोलॉन्गेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये भी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। सिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल के अंदर मोस्ट कॉमन फाइंडिंग क्या होती है, फटीग होती है। ओके, और ये आपको ज़्यादातर केस में देखने को मिलता है। ये आपको सर्कुलेटिंग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की वजह से, एचबीवी और एचसीवी की वजह से आपको इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज देखने को मिल सकते हैं, लाइक ल्यूकोसाइटोप्लास्टिक वास्कुलाइटिस हो गया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, क्रायोग्लोबिनीमिया हो गया। तो ये 3 डिजीज आपने रट्टा मार लेने हैं। ओके, इसके बाद ये तो हो गया क्रॉनिक। अब कैरियर है, कैरियर। ओके, क्रॉनिक में तो आपने 6 महीने का रट्टा मार लिया। कैरियर के अंदर क्या होगा, कैरियर को आपने 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल करा है। कैसा इंडिविजुअल जो कि वायरस को हार्बर कर रहा है लेकिन उसमें कोई लिवर डिजीज नहीं है, और ऐसा इंडिविजुअल जो कि हार्बर कर रहा है उसमें एसिम्प्टोमेटिक नॉन प्रोग्रेसिव लिवर डैमेज है। ओके, अब दोनों केसेस के अंदर खासतौर पर दूसरे वाले के अंदर क्या होगा, जो इंडिविजुअल है उसमें आपको रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। हेल्दी कैरियर उन इंडिविजुअल के लिए इस्तेमाल होता है जो कि एचबीएस और एजी यानी सरफेस एंटीजन रखते हैं। ओके, एंटी एचबीई, और मैंने कहा था कि एंटी एचबी, ये देखो अगर यहाँ पे देखो ना एंटी एचबी, ये आपको एलिवेटेड देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन इसमें एचबीईजी नहीं होगा। ओके, ये एंटीजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये एंटीजन ना हो इसका मतलब रेप्लिकेट नहीं कर रहा, इन्फेक्टिविटी कम है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलते हैं। बाकी ये भी हो गया, हमारा नाम अच्छे तरीके से हो गया। अब मॉर्फोलॉजी को तैयार कर लेते हैं। मॉर्फोलॉजी में पहले आ जाते हैं एक्यूट की तरफ आ जाते हैं। एक्यूट में क्या होगा, लिवर या तो नॉर्मल साइज का हो सकता है, लार्ज हो सकता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और एडिमा, और या तो श्रंकन हो सकता है ड्यू टू एक्यूट लिवर फेलियर और मैसिव लिवर नेक्रोसिस। माइक्रोस्कोपिकली बात करते हैं। अच्छा, एक्यूट के अंदर मेनली आपको लोबुलर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी, क्रॉनिक के अंदर आपको पोर्टल इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी। एक्यूट में पोर्टल और लोबुलर इन्फ्लेमेशन, नंबर 1 इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट होगा जिसमें लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल और इओसिनोफिल हो गए, उसकी वजह से नेक्रोसिस या होगी, या अपोप्टोसिस होगा। अपोप्टोसिस की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, बैलूनिंग देखने को मिलती है। और नेक्रोसिस की वजह से क्या होगा, अगर
नेक्रोसिस ग्रुप ऑफ हेपेटोसाइट की होती है तो उसको कॉन्फ्लुएंट कहते हैं। ओके, और ये अगर पूरे लोब्यूल को इन्वॉल्व करे तो उसको बोलते हैं पैन लोब्यूलर या पैन एसिनार नेक्रोसिस बोलते हैं। और अगर ये वास्कुलर स्ट्रक्चर को करंट करना शुरू कर दे तो उसको ब्रिजिंग नेक्रोसिस कहते हैं, लिवर फेलियर हो जाएगा। इसके बाद क्रोनिक वायरल के अंदर क्या होगा, लिम्फोप्लाज्मोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन होती है, पोर्टल ट्रैक के अंदर देखने को मिलती है, पोर्टल एरिया में देखने को मिलती है। ओके, अब होगा क्या कि जो इन्फ्लेमेटरी सेल है पहले क्या करेंगे, लिमिटिंग प्लेट को क्रॉस करेंगे और पेरीपोर्टल हेपेटोसाइट को उड़ा देगा, उसको बोलते हैं इंटरफेस हेपेटाइटिस। फिर इसके बाद क्या होगा, लोबुलर इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकती है, फाइब्रोसिस होगी, फाइब्रोसिस पहले पोर्टल या पेरीपोर्टल होगी, फिर ये पोर्टल पोर्टल फाइब्रोसिस हो जाएगी, फाइनली सिरोसिस हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल चीजें हैं, लाइक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एससीआर होता है उसकी स्वेलिंग होती है, किससे होती है, एचबीएस एजी से होती है, इसको ग्राउंड क्लास अपीयरेंस कहते हैं, आपको हेपेटाइटिस बी में देखने को मिलती है। क्रोनिक हेपेटाइटिस सी है, क्रोनिक हेपेटाइटिस सी में आपको लिम्फोइड एग्रीगेट देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलेगा, पोर्टल ट्रैक में देखने को मिलेगा। स्टीटोसिस भी देखने को मिल सकती है, खासतौर पर जीनोटाइप 3 से देखने को मिलती है। बाइल डक्ट इंजरी भी होती है। जो हम लीवर की बायोप्सी है, लीवर की बायोप्सी डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए, नंबर 2 ग्रेडिंग एक्टिविटी को देखने के लिए, नंबर 3 फाइब्रोसिस स्टेजिंग को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसकी यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि हेपेटाइटिस सी फीकल और रूट से ट्रांसमिट होता है। एक्यूट हेपेटाइटिस करवाता है, क्रोनिक लीवर डिजीज नहीं करवाता। हेपेटाइटिस बी पारेंटरली ट्रांसमिट होता है, सब क्लिनिकल पर होता है, लेकिन एक्यूट हेपेटाइटिस करवा सकता है जो कि एसिम्प्टोमेटिक होगा, या फुलमिनेंट हेपेटाइटिस करवा देगा, क्रोनिक करवा सकता है, या सिरोसिस करवा सकता है। हेपेटाइटिस सी ये सबसे ज्यादा प्रोग्रेशन टू द क्रोनिक लीवर डिजीज हेपेटाइटिस सी का होता है, एक्यूट इन्फेक्शन इसमें नहीं होते। हेपेटाइटिस डी डिफेक्टिव वायरस होता है, उसको हेपेटाइटिस बी का को इन्फेक्शन जो है फॉर एप्लीकेशन इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस सी वाला ये एक्यूट डिजीज करवाता है प्रेग्नेंट के अंदर, और क्रोनिक हेपेटाइटिस करवाएगा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल के अंदर। जो इन्फ्लेमेटरी सेल होते हैं एक्यूट और क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस के अंदर मेनली टी सेल होते हैं, ठीक है। जो बायोप्सी असेसमेंट है, बायोप्सी से आप क्या निकालोगे, स्टेजिंग निकालोगे, स्टेजिंग में फाइब्रोसिस आ जाती है, एक्टिविटी निकालोगे, इसमें ग्रेडिंग आ जाती है, और डायग्नोसिस को कंफर्म करोगे। एचबीवी और एचसीवी इसमें हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। अगर आपसे पूछा कि बैक्टीरिया और वायरसेस वो कौन कौन से बैक्टीरिया जो कि करवाते हैं हेपेटाइटिस करवा देती है, तो कौन कौन से है। बैक्टीरिया के अंदर स्टेफ ऑरियस आ जाएगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के अंदर साल्मोनेला टाइफी आपके किस में आ जाता है, आपके टाइफाइड फीवर में आ जाएगा, ट्रिपोनिमा पैलिडम, बार्टोलिला हेल्सी, कैट स्क्रैच डिजीज में आ जाएगा। फंजाई में हिस्टोप्लाज्मा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। पैरासाइट में आपने रट्टा मालियना के कोलोनोर्किस हो जाएगा, ओके, अमीबा हो जाएगा, हेडेटिस डिजीज आ जाएगा। इसके बाद ऑटोइम्यून की तरफ आ जाते हैं। ऑटोइम्यून क्रोनिक प्रोग्रेसिव हेपेटाइटिस होता है। अच्छा, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी क्लासिफिकेशन आपने रट्टा मार लेना है, सिंप्लीफाइड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। इसके अंदर आपने 4 चीजें देखनी है, और कौन सी 4 चीजें हैं, ओके। तो वो 4 चीजें होती है आपकी ऑटो एंटीबॉडी, मैंने से रट्टा मारा है बेल से, बेल तो बी से बॉडी ऑटो एंटीबॉडी आ जाएगा, ए से आपका एब्सेंस ऑफ वायरल हेपेटाइटिस आ जाएगा, आई से आपकी आईजीजी आ जाएगी, और एल से आपका लिवर हिस्टोलॉजी आ जाएगा। एंटीबॉडी आपको एएनए एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी हो सकती है, एलकेएम हो सकता है। अगर एंटी एएनए और एएसएमए पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या होगा, टाइप 1 में एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी आपको मौजूद होती है। और जो टाइप 2 है इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, एंटी लिवर किडनी माइक्रोसोमल 1 एंटीबॉडी यानी एंटी एलकेएम एंटीबॉडी देखने को मिलती है, ठीक हो गया। जो कि किसको टारगेट करती है, CYP2 डिसीज को टारगेट करती होती है। अब आईजीजी है, आईजीजी अपर नॉर्मल लिमिट है या 1 से ज्यादा है। लिवर हिस्टोलॉजी में ऑटोइम्यून है, कंपैटिबल या एटिपिकल है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि जो टिपिकल है, टिपिकल में क्या चीज़ होती है, टिपिकल में इंटरफेस हेपेटाइटिस देखने को मिलता है, नंबर 2 पॉलिसिस देखने को मिलती है, नंबर 3 हेपेटिक रोजेट देखने को मिलती है। तो इसमें टिपिकल में क्या चीज़ें, 3 चीज़ें देखने को मिलेगी। नंबर 1 इंटरफेस हेपेटाइटिस, नंबर 2 आ जाएगा आपका पेरिपोलिसिस आ जाएगा, एक्टिव पेनिट्रेशन बाय द सेल्स इनटू एंड थ्रू द लार्जर सेल, और लास्ट में हेपेटिक रोजेट फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। तो यही 3 चीज़ें आपने यहाँ पे नोट करनी है। तो नंबर 1 क्या होगा, इंटरफेस हेपेटाइटिस देखने को मिलेगा, ओके। नंबर 2 आपको क्या देखने को मिलेगा, जो लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल है, ये आपको हेपेटोसाइट के साइटोप्लाज्म में भी देखने को मिल सकते हैं, और इंटरफेस में भी देखने को मिल सकते हैं, ओके। तो इसका डेफिनेशन क्या होगी, एक्टिव पेनिट्रेशन ऑफ वन सेल इनटू एंड थ्रू द लार्जर सेल, इसको क्या बोलते हैं, एम्पेरिपोलिसिस कहते हैं। लास्ट में कॉन्फ्लुएंट हेपेटाइटिस आपको देखने को मिल सकता है, कॉन्फ्लुएंट नेक्रोसिस देखने को मिल सकती है, और रोजेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये 3 चीजें आपने टिपिकल में नोट कर लेनी है। कंपैटिबल में क्या होगा, विदाउट फीचर ऑफ टिपिकल आ जाएगा। लास्ट में एब्सेंस ऑफ वायरल हेपेटाइटिस है, ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो डायग्नोसिस होती है, डायग्नोसिस के से 4 चीजों को नोट करोगे। नंबर 1 ऑटो एंटीबॉडी आ जाएगा, ओके, बीएल बेल, ए से क्या होगा, एब्सेंस ऑफ वायरल एंटीजन आ जाएगा, ओके, वायरल हेपेटाइटिस आ जाएगा, आई से आईजीजी आ जाएगा, और इसके बाद हमारा जो एल से क्या आ जाएगा, लीवर हिस्टोलॉजी आ जाएगा, ठीक हो गया। तो मोस्ट कॉमन ऑटो एंटीबॉडी किसमें देखने को मिलती है, आईएनए और एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी, जबकि टाइप 2 में आपको एंटी एलकेएम एंटीबॉडी देखने को मिल सकती है। अब इसकी डिफरेंट प्रेजेंटेशन होती है, इसके 4 प्रेजेंटेशन कौन कौन सी है जो आपने इसमें पढ़ा था, एक्यूट वाले में पढ़ा था, हेपेटाइटिस बी में पढ़ा था, क्या तो एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, एक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, ठीक हो गया। और इसमें 3 चीजें देखने को मिलती है टिपिकल वाले में। नंबर 1 एम्पोरिपोलिसिस, इंटरफेस हेपेटाइटिस, और आपको क्या देखने को मिलेगा, हेपेटिक रोजेट देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद ड्रग और टॉक्सिन इंड्यूस हेपेटिक इंजरी, तो इसका मिमोनिक होता है, इसका बड़ा मुश्किल से याद करना है लेकिन हो जाएगा याद, CCHF2GVN, ओके, CCH, तो C से कोलिस्टेटिक हो जाएगा, कोलिस्टेटिक हेपेटाइटिस हो जाएगा, S से हेपेटोसेलुलर नेक्रोसिस आ जाएगा, ओके, F फैटी लिवर डिजीज आ जाएगा, ओके, फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस आ जाएगा, GVN ग्रैनुलोमा आ जाएगा, वैस्कुलर न्यूलियन और नियोप्लाज्म आना देखने को मिलेगा, ओके। कोलिस्टेसिस में आपको क्या देखने को मिलेगा, कोलिस्टेसिस में आपको बैलूनिंग ऑफ हेपेटोसेलुलर देखने को मिलेगा विदाउट एनी इन्फ्लेमेशन, और इसमें आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। हेपेटोसेलुलर नेक्रोसिस में स्पॉटी मैसिव या क्रॉनिक हो सकता है, फैटी लिवर डिजीज में माइक्रोवैस्कुलर या
मैक्रो हो सकता है। ओके, जो माइक्रोवास्कुलर होता है ना, जो मैक्रो वाला होता है एथेनॉल की वजह से होता है, माइक्रोवास्कुलर होता है वेलप्रोइक एसिड टेट्रासाइक्लिन की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी भी आप देख लेना। ओके, तो बाकी यहाँ पे ड्रग्स के लिखे हुए यहाँ पर उसको छोड़ देते हैं। देयर आर टू मैकेनिज्म ऑफ लिवर इंजरी, या तो डायरेक्ट हो सकती है, इनडायरेक्ट हो सकती है। डायरेक्ट में क्या होगा, डोज डिपेंडेंट फिनोमिना होता है, यानी आपने एग्जांपल लेनी है एसिटामिनोफेन की लेनी है, जो कि एक्यूट लिवर इंजरी करा देता है, या तो इडियोसिंक्रेटिक या हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, जो कि डोज रिलेटेड नहीं होती। ओके, बाकी यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, इसमें कोई काम की चीज़ नहीं है। इसके बाद मॉर्फोलॉजी की तरफ आ जाती है, फैटी लिवर डिजीज की तरफ। ओके, फैटी लिवर डिजीज में आपने नॉर्मल लिवर ड्रा करना है। ओके, इसको 3 में डिवाइड करना, स्टीटोसिस आ जाएगा, सिरोसिस आ जाएगा, हेपेटाइटिस आ जाएगा। स्टीटोसिस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, फैटी चेंज और पेरीवेनुलर फाइब्रोसिस। पेरीवेनुलर मतलब जो सेंट्रल वेन के अराउंड फाइब्रोसिस देखने को मिलती है। हेपेटाइटिस का निमोनिक फिल्म है फिल्म। फैटी लिवर देखने को मिलेगा, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, एल्सी लिवर सेल नेक्रोसिस और एमसे मेलोरी बॉडी देखने को मिलेगी। सिरोसिस के अंदर फाइब्रोसिस और रीजनरेटिव नोड्यूल आ जाएंगे। क्लियर, अब इसकी मॉर्फोलॉजी की तरफ आ जाती है, तो इसमें आपने 3 चीज़ों में डिवाइड करना होता है। अच्छा, जो सिरोसिस होती है ना, सॉरी, अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, ये सेंट्रल लोबुलर जोन से स्टार्ट होती है, जोन नंबर 3 से स्टार्ट होती है। इसको आपने 3 में डिवाइड करते हैं, हेपेटिक स्टीटोसिस जिसको फैटी लिवर कहते हैं, नंबर 2 आपका आ जाएगा। ओके, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस आ जाएगा, नंबर 3 आपका सिरोसिस आ जाएगा। नंबर 1 है हेपेटिक स्टीटोसिस, जिसको फैटी चेंज कहते हैं, अल्कोहल कंजप्शन की वजह से देखने को मिलती है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, हेपेटोसाइट के अंदर लिपिड ड्रॉपलेट की एक्युमुलेशन देखने को मिलती है। नंबर 1 हेपेटोसाइट की लिपिड ड्रॉपलेट की एक्युमुलेशन होगी, वो लिपिड मिलकर बड़े लिपिड बनाना शुरू कर देंगे, जो कि हेपेटोसाइट को डिस्टेंड कर देंगे, न्यूक्लियस को पुश कर देंगे। मैक्रोस्कोपिकली बात करें तो लिवर काफी लार्ज होगा, सॉफ्ट येलो ग्रीजी हो जाएगा। ओके, अब स्टीटोसिस को हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रोवास्कुलर और माइक्रोवास्कुलर। ओके, जो मैक्रोवेस्कुलर होती है ना, जो मैक्रोवेस्कुलर बड़ी बड़ी होती है, या आपको प्री डोमिनेंट देखने को मिलती है, लेकिन आपको जो माइक्रोवास्कुलर है वो अल्कोहल फॉर्म में डिजनरेशन, क्रॉनिक अल्कोहल यूज की वजह से देखने को मिल सकती है। प्री डोमिनेंट मैक्रोवास्कुलर लेकिन अल्कोहलिक फॉर्म डिजनरेशन है, ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज की वजह से देखने को मिल सकती है। इसके बाद हेपेटाइटिस को आपने 2 में डिवाइड करना है, बैलून हेपेटाइटिस और इन्फ्लेमेशन एंड द नेक्रोसिस है। बैलून के अंदर क्या होगा, हेपेटोसाइट की आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। ओके, इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म है। ओके, और इसके अलावा हमारे जो प्रोटीन है जो इंटरमीडिएट फिलामेंट की प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल कैराटिन 8 और कैराटिन 89 की आपको पार्शियल डीजनरेशन और यूबिक्यूटिनेशन देखने को मिल सकती है। ओके, अभी मेलोरी हाइलिन क्यों बनती है, क्योंकि जो हमारी डैमेज सेलुलर प्रोटीन है, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है, उनको डिग्रेड और सिक्वेस्टर करना होता है, लेकिन अगर ना हो तो उसकी वजह से मेलोरी बॉडी प्रोड्यूस हो जाती है। और मेलोरी बॉडी और किन कंडीशन के अंदर होती है, नास्ट के अंदर आती है, विल्सन डिजीज में आती है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के अंदर आती है, ट्यूमर में, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में आती है, प्राइमरी बिलियरी डिजीज में आ जाएगी, और इसके अलावा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में भी आपको देखने को मिल सकती होती है। ओके, इन्फ्लेमेशन और नाइक्रोसिस की तरफ आ जाते हैं। इन्फ्लेमेशन में क्या देखने को मिलेगा, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलती है। ओके, ठीक हो गया। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको लोबुलर इन्फ्लेटेड ज़्यादा कॉमन होते हैं, पोर्टल वाले भी आपको देखने को मिल सकते होते हैं। ओके, नेक्रोसिस एपोप्टोसिस भी देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद पेरीवेनुलर, पेरीसाइनोसोइडल या पेरीसेलुलर फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी। ओके, ये जोन 3 से स्टार्ट होती है। ठीक है, जोन 3 से स्टार्ट होती है। ओके, जोन 3 से स्टार्ट होती है, और ये पेरिसाइनोसोइडल फाइब्रोसिस विद चिकन वायर अपीयरेंस बनाना शुरू कर देगा। फिर इसके बाद ये प्रोग्रेस करेगी पोर्टल या पेरीपोर्टल फाइब्रोसिस, इसके बाद पोर्टल फाइब्रोसिस बनाना शुरू कर देगी। ओके, और यहाँ पे जो ब्रीजिंग फाइब्रोसिस और जो सिरोसिस होती है उसको बोलते हैं माइक्रोनोडुलर सिरोसिस। माइक्रोनोडुलर सिरोसिस को लैनिक नेक्रोसिस भी कहते हैं। ठीक हो गया। कहती है कि अगर हम अल्कोहल पीना बंद कर दो तो ये रिवर्स हो जाएगा, लेकिन अगर फ्लेबोस्क्लेरोसिस या वेनोक्लोसिस डिजीज डेवलप हो गया तो उसको प्रोग्रेस करना काफी मुश्किल हो जाएगा। क्लियर। तो फाइब्रोसिस कहाँ देखने को मिलेगी, पेरीवेनुलर या पेरीसेलुलर फाइब्रोसिस, जिसको चिकन वायर अपीयरेंस कहते हैं, मैसन ट्राइक्रोम स्टेन से देखते होती है। बाकी क्लिनिकल फीचर है, क्लिनिकल फीचर को छोड़ दो आप, बाकी इसकी कॉम्प्लिकेशन की तरफ आ जाओ, हेपेटिक कोमा, मैसिव जीआईटी, हेमरेज आ जाएगा, हेपेटोरेनल सिंड्रोम आ जाएगा, खासतौर पर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं, अच्छा यहाँ पर है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को 2 में डिवाइड करना हमने, आइसोलेटेड फैटी लिवर और नाश आ जाएगा। नाश में स्टीटोहेपेटाइटिस आ जाएगा, फिर इसमें आप एडवांस फाइब्रोसिस हो जाएगी, एडवांस फाइब्रोसिस को डीकंपेंसेशन और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा आ जाएगा। इसको डायग्नोस करने के लिए क्या करना है, 1 ऑफ आपको एक पैरामीटर चाहिए डायबिटीज के अंदर, इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस या इंपेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और 2 चाहिए आपको बीडीसीएमए से ब्लड प्रेशर, डिस्लिपिडीमिया, सेंट्रल ओबेसिटी और माइक्रो एल्ब्यूमिन जो कि 20 माइक्रोग्राम के बराबर होगा। क्लियर। तो मॉर्फोलॉजी की तरफ आ जाते हैं, तो नाश के बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक फीचर आपको देखने को मिलेंगे। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में लाइक आपको स्टीटोसिस देखने को मिल सकता है, मोर देन 5% ऑफ द हेपेटोसाइट है। लोबुलर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी, बैलून हेपेटोसाइट है, ये डायग्नोसिस के लिए इनफ होते हैं। स्टीटोसिस, इन्फ्लेमेशन, बैलून हेपेटोसाइट, ये डायग्नोसिस के लिए आपकी इनफ होती है। क्लियर। यहाँ पे आपको स्पाइडर वेब पैटर्न भी देखने को मिलेगा। ओके, बाकी इस डायग्राम को आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस के 2 काजेज होते हैं, ना तो प्राइमरी या हेरिडिटरी हो सकता है, हीमोसिड्रोसिस हो सकता है। हेरिडिटरी वाले को प्राइमरी कहते हैं, यानी आपके एचएफई में या ट्रांसफ्रेन रिसेप्टर में या हेप्सिडिन में म्यूटेशन देखने को मिली है, या होमोजुवेनिल हीमोक्रोमेटोसिस है। या सेकेंडरी में अगर आयरन ओवरलोड हो गया, फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया या ट्रांसफ्यूजन की वजह से थैलेसीमिया में होता है, सिकल सेल एनीमिया में होता है, प्लास्टिक एनीमिया में होता है, या आयरन अपटेक ज़्यादा हो गया, बीटा थैलेसीमिया, माइलोडिस्प्लासिस सिंड्रोम, या आयरन ओवरटेक हो गया, जिसको बोलते हैं बैंटोसिट्रोसिस है। इन कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। जो हीमोसिट्रोसिस है ना, या हीमोक्रोमेटोसिस होता है ना, ओके, अब हीमोक्रोमेटोसिस की वजह से क्या होगा, हीमोसिडोन की एक्युमुलेशन होते हैं किन के अंदर, सबसे पहले लीवर है, फिर दूसरे नंबर पे पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के अंदर क्या होगा, ब्रोंस डायबिटीज हो जाएगी, मायोकार्डियम है, पिट्यूटरी है। तो लीवर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, लीवर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ओके।
अच्छा, इसमें आपको 3 चीज़ें देखने को मिलती है, ओके, सीवियर हीमोक्रोमैटोसिस में नंबर 1 डेपोज़िशन, नंबर 2 सिरोसिस और नंबर 3 पैनक्रियाटिक फाइब्रोसिस। लीवर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? गोल्डन ब्राउन हेमोसिडेन ग्रैन्यूल देखने को मिलेगा, जो कि प्रोशियन ब्लू से स्टेनिंग ले लेके। पैनक्रियाज़ के अंदर आपको डायबिटीज़ देखने को मिलेगी, खासतौर पर ब्रॉन्स डायबिटीज़ देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे इंटरस्टिशियल नुकसान पहुँचाता है। इसके अलावा सूडो गाउट भी हो सकता है, टेस्टिस की एट्रोफी देखने को मिल सकती है। क्लियर? ये इसकी कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है कि हमारा विल्सन डिजीज़ है। विल्सन डिजीज़ ATP7B म्यूटेशन की वजह से देखने को मिलता है कि जब ATP7B की म्यूटेशन होगी तो कॉपर की ट्रांसपोर्ट बाइल के अंदर नहीं हो पाएगी, ओके। सेरेब्रोप्लाज्मिन के अंदर इनकॉर्पोरेशन भी नहीं हो पाएगी, उसके अलावा सेरेब्रोप्लाज्मिन की सीक्रेशन भी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? सेरेब्रोप्लाज्मिन की सीक्रेशन कम हो जाएगी, सर्कुलेट लेवल कम हो जाएगा। इसके अलावा हमारा जो कॉपर का लेवल होगा हेपेटोसाइट में काफ़ी बढ़ जाएगा। अब एक और बात रट्टा मारनी है कि जो मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है ना, वो यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन है, लेकिन जो मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट और एक्यूरेट टेस्ट होता है वो हेपेटोसाइट में कॉपर का कंटेंट आ जाएगा। अब इसकी वजह से क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलेगी? नंबर 1 फैटी चेंजेस, स्टीटोसिस देखने को मिल सकती है, स्टीटोहेपेटाइटिस जिसमें बैलून हेपेटोसाइट है, प्रोमिनेंट मेलोरी हाइलिन बॉडी ऑफ पायरी साइनसोइडल फाइब्रोसिस आ जाएगा, बेसल गैंग्लिया में लेंटिकुलर डीजनरेशन आ जाएगी, केसर फ्लैश रिंग आ जाती है। क्लियर? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी के अंदर आपको इओसिनोफिलिक ग्लोबुलर इंक्लूजन बॉडी देखने को मिलती है, जो कि पास पॉजिटिव होती है, डायस्टेस रेजिस्टेंट होती है। क्लियर? अब हेरिडिटरी हीमोक्रोमैटोसिस कैसे होता है? लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन द HFE जीन की वजह से होता है, जिसकी प्रोडक्ट क्या करती है? आयरन की एब्जॉर्प्शन करवाती होती है बाय इंक्रीजिंग द हेपेसिडिन सिंथेसिस, ओके। तो इसमें क्या होगा? आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ना शुरू हो जाएगी और आयरन एक्युमुलेट होगा लिवर और पैनक्रियाज के अंदर, उसकी वजह से सिरोसिस और डायबिटीज हो जाएगा। विल्सन डिजीज में म्यूटेशन होती है, जो कि मेटल आयन ट्रांसपोर्टर ATP7B को खराब कर देती है, जिसकी वजह से कॉपर लिवर के अंदर, ब्रेन के अंदर, बेसल गैंग्लिया के अंदर, आइस के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी प्रोटीन मिसफोल्डिंग की वजह से होती है, जिसकी वजह से अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की सीक्रेशन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? हेपेटोसाइट को नुकसान पहुंचाएगा और पैनएसिलर एम्फीसीमा हो जाएगा। इसके बाद जॉन्डिस को हम 2 में डिवाइड करते हैं, ओके। जॉन्डिस को हम कितने में डिवाइड करते हैं? 2 में डिवाइड करते हैं, बस ये खत्म होने वाला है। ओके। या तो हमारा अनकॉन्जुगेटेड है या कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड कैसे हो सकता है? या तो कैनालिकुलर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर डिफेक्टिव है, फॉर एग्जांपल ड्यूवेल जॉनसन सिंड्रोम या रोटर सिंड्रोम है, या हेपेटोसेलुलर डिजीज है, फॉर एग्जांपल वायरल या ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस है, या फिर हमारा इंपेयर्ड ब्लड फ्लो है, फॉर एग्जांपल ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस आपको देखने को मिल रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, गॉल स्टोन की वजह से, या कैंसर ऑफ हेडोपेनक्रियाज की वजह से। जबकि अनकॉन्जुगेटेड में या तो बिलिरुबिन की ज्यादा प्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल हिमोलिटिक एनीमिया, या ब्लड की रिसॉर्प्शन है फ्रॉम इंटरनल हेमरेजेस या इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस है, या हेपेटोसाइट से रिड्यूस अपटेक है, फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेन कैरियर सिस्टम या गिलबर्ट सिंड्रोम के अंदर, ओके। या कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रही। कॉन्जुगेशन के अंदर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो सकता है, ओके, ब्रेस्ट मिल्क में बीटा ग्लूकुरोनाइडेज होता है जाके, या तो जेनेटिक डेफिशिएंसी हो सकती है, UGT A1 की हो सकती है, फॉर एग्जांपल क्लियर नजर सिंड्रोम, टाइप 1 टाइप 2 गिलबर्ट सिंड्रोम आ जाएगा, ओके। तो ये तो हमने देख लिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं, ओके। लार्ज बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, इसमें आपको पेरिकोलेंजाइटिस और फीदरी डीजनरेशन देखने को मिलती है, ओके। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हम छोड़ देते हैं। एक्स्ट्रा बिलरी एरिया देख लेते हैं। एक्स्ट्रा बिलरी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी? नंबर 1 पोर्टल एडिमा, नंबर 2 इसका निमोनिक का PIT है, पोर्टल एडिमा, नंबर 2 इन्फिल्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल, और नंबर 3 डक्टुअल रिएक्शन देखने को मिल सकता है। लास्ट में आपको सिरोसिस भी देखने को मिल सकती है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव न्यूरोनेटल में एलर्जी सिंड्रोम आ जाएगा, नीमैटिक डिजीज, लैक्टोसीमिया देखने को मिल सकता है, ओके। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। इसके बाद प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस और प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस, तो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस 50 में देखने को मिलता है, जबकि आपको 30 में देखने को मिलता है। फीमेल में या मेल में, इसमें आपको शॉगरेन सिंड्रोम, स्क्लेरल डर्मा और थायराइड का डिजीज देखने को मिलेगा। इसमें आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज देखने को मिलेगा। इसमें PN का ज्यादा होगा, इसमें आपको EME और ANI का ज्यादा देखने को मिलेगा। इसमें रेडियोलॉजी नॉर्मल है, जबकि यहाँ पे स्ट्रक्चर और ब्रीडिंग ऑफ लार्ज बाइल टाइप देखने को मिलती है। इसमें फ्लोरेट डक्ट लीजन होती है, इसमें आपको पेरीडक्टल फाइब्रोसिस जिसको बोलते हैं ओनियन स्किन अपीयरेंस, ये आपको देखने को मिलती है, ओके। तो हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस में क्या होगा? प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में कि क्या होगा कि लिम्फोसाइटिक या ग्रैनुलोमेटस बाइल डक्ट डिस्ट्रक्शन है, जिसको फ्लोरेट डक्ट लीजन, ये आपको प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में देखने को मिलता है। इसके अलावा फीदरी डीजनरेशन भी आपको इसमें देखने को मिल सकती है, जबकि ओनियन स्किन फाइब्रोसिस या टॉमस्टोन स्कार आपको देखने को मिलता है प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस के अंदर। तो कोलिस्टेसिस जब होता है, जब बाइल का फ्लो इंपेयर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? बाइल पिगमेंट हेपेटोसाइट पैरेन्काइमा में जमा होना शुरू हो जाएगा। हेपेटिक एटियोलॉजी के अंदर क्या होगा? हेपेटिक एटियोलॉजी में या तो डिफेक्ट हो सकता है बाइल फॉर्मेशन में या सिक्रेशन में, यानी ये प्री हेपेटिक की बात कर रहे हैं, या पोस्ट हेपेटिक में क्या होगा? मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन या इन्फ्लेमेटरी डिस्ट्रक्शन, एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट किया है। लार्ज बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन ये गॉल स्टोन की वजह से, कार्सिनोमा ऑफ हेडोपेनक्रियाज की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से एसेंडिंग कोलेंजाइटिस डेवलप हो जाएगा, ओके। जो कोलिस्टेसिस इन सेप्सिस है, ये इंट्राहेपेटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। प्राइमरी हेपेटोलिथियासिस में क्या होगा? इंट्राहेपेटिक गॉल स्टोन फॉर्मेशन होती है, ओके। ये क्यों होती है? एसेंडिंग कोलेंजाइटिस की वजह से देखने को मिल सकती है। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस ऑटोइम्यून डिजीज है, जिसमें इन्फ्लेमेटरी और ग्रैनुलोमेटस डिस्ट्रक्शन देखने को मिल सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी एंड ग्रैनुलोमेटस डिस्ट्रक्शन ऑफ इंट्राहेपेटिक डक्ट है, ये मिडिल साइज वुमेन में देखने को मिलता है, क्लियर। मिडिल एजेड में देखने को मिलता है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, ओके। और इसमें आपको एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी देखने को मिलती है। दूसरे सिंड्रोम लाइक शॉगरेन सिंड्रोम, हाशिमोटो थायराइडाइटिस, ये भी देखने को मिल सकता है। प्राइमरी स्क्लेरोसिस या ऑटोइम्यून डिजीज है, मेल्स में ज्यादा होता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की वजह से होता है, खासतौर पर अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से ज्यादा देखने को मिलता है, क्लियर। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपने डायग्नोसिस करना है विजुअलाइजेशन ऑफ बाइल ट्री। तो विजुअलाइजेशन ऑफ बाइल ट्री में क्या देखने को मिलेगा आपको? ओके, आपको ओनियन स्किन फाइब्रोसिस देखने को मिलता है, जिसको पेरिडक्टल फाइब्रोसिस या पेरिस्क्लेरोसिस फाइब्रोसिस अराउंड द एट्रोफिक डक्ट लुमेन, जिसकी वजह से क्या होगा? जो कि ओब्लिटरेट हो जाएगा बाय टॉम्पस्टन स्कार। तो ओनियन स्किन आपने ये देखनी होती है, क्लियर, ये चीज आ जाएगी। और जो पेशेंट है उसमें कोलियन कार्सिनोमा होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसके बाद हेपेटिक आर्टरी कॉम्प्रोमाइज है, ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर हमारा इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो है, तो इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो
की वजह से, लाइक हमारा पोर्टल वेन की ऑब्स्ट्रक्शन, इंट्राहेपेटिक एक्स्ट्राहेपेटिक थ्रोम्बोसिस की वजह से इसोफेजियल वेरिसिस हो सकता है। इंट्राहेपेटिक इंपेयर्ड ब्लड फ्लो की वजह से क्या हो सकता है, आपको सिरोसिस इसोफेजियल वेरिसिस है। हेपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से लाइक बुर्च-चारी सिंड्रोम आ जाएगा। इनकी मैनिफेस्टेशन सबकी लिखी है, सबकी मैनिफेस्टेशन में एसाइटिस या पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिल सकती है। इसके बाद हेपेटिक वेनस थ्रोम्बोसिस है। हेपेटिक वेनस थ्रोम्बोसिस की वजह से पेनफुल हेमाटोमेगाली और एसाइटिस हो जाती है, उसको बुर्च-चारी सिंड्रोम कहते हैं। ये माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज की वजह से हो सकता है, पॉलीसाइथीमिया की वजह से हो सकता है। ओके, इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ कोगुलेशन, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की वजह से आपको देखने को मिल सकता होता है। इसके बाद हेपेटिक कंजक्शन की तरफ आ जाती है। ओके, राइट साइडेड कार्डिक डिकम्पेंसेशन की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, उसकी वजह से आपको देखने को मिलता है। ओके, अच्छा यहाँ पर ये नोट करना कि यहाँ पर नेटमैग लीवर है। ओके, अच्छा इसमें आपने क्या नोट करना, राइट साइडेड के अंदर पैसिव कंजेशन की वजह, पैसिव कंजेशन होती है लीवर की, और इसमें क्या देखने को मिलेगा, कंजेशन ऑफ डायलेटेड सेंट्रल लोबुलर साइनोसॉइड आ जाएगा। जबकि सेंट्रल लोबुलर हेमरेजिक नेक्रोसिस ये होती है लेफ्ट साइडेड की वजह से देखने को मिलती है। लीवर के अंदर वेराइजेटेड मोटल अपीयरेंस देखने को मिलता है जिसमें हेमरेजिक नेक्रोसिस होगा, और ये हमने हार्ट वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ी है। लाइक अगर हम हार्ट वाले चैप्टर अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर आपको, ओके, जहाँ पे हमने नेटमैग लीवर पढ़ा था। ओके, ये नेटमैग लीवर यहाँ पे आ जाएगा, सेंट्रल लोबुलर। तो ये आपको किस में देखने को मिलते हैं, राइट साइडेड हार्ट फेलियर में देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आपको नेटमैग लीवर मिल जाएगा। कंजेस्टिव स्प्लीनोमेगाली है, पैसिव कंजेशन है, ठीक है, नेटमैग लीवर यहाँ पे आ गया है। ओके, लेफ्ट साइडेड में आपको देखने को नहीं मिलता होता। बाकी कार्डिक स्क्लेरोसिस भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्यूमर की तरफ। तो जो पहला है हेपेटोसेलुलर एडिनोमा, तो जो हेपेटोसेलुलर एडिनोमा यंग वुमन में होता है, स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या एनाबॉलिक स्टेरॉइड की वजह से आपको देखने को मिल सकता होता है। अब जो मल्टीपल हेपेटोसेलुलर एडिनोमा होते हैं उनको बोलते हैं हेपेटिक एडिनोमेटोसिस कहते हैं, ठीक है। अब ये तीन पाथवे की वजह से होते हैं। नंबर 1 हेपेटोसाइड न्यूक्लियर फैक्टर है, हेपेटोसाइड न्यूक्लियर फैक्टर अल्फा 1 आ जाएगा। दूसरा इन्फ्लेमेटरी आ जाएगा हेपेटोसेलुलर एडिनोमा, और तीसरा आ जाएगा बीटा कैटेनिन वाला। तो जो इन्फ्लेमेटरी वाला बीटा कैटेनिन, इसका निमोनिक होता है एचआईवी। ऐसे क्या होगा, हेपेटोसाइड न्यूक्लियर फैक्टर 1 अल्फा, दूसरा आई से इन्फ्लेमेटरी आ जाएगा, और तीसरा आ जाएगा हमारा बीटा कैटेनिन एक्टिविटी देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसके बाद प्राइमरी मैलिग्नेंट है। अब इसमें हेपेटोब्लास्टोमा बच्चों में देखने को मिलता है, एपिथेलियल मेसेनकाइमल टाइप आपको देखने को मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ओके, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के अंदर क्या होगा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ये वायरल हेपेटाइटिस की वजह से देखने को मिल सकता है, लाइक हमारा बीओसी हो गया। मेटाबॉलिक डिजीज जिसमें हेरिडिटरी हेमोक्रोमेटोसिस, अल्फा पेंटाट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, अल्कोहलिक लिवर डिजीज, नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज, इनकी वजह से देखने को मिल सकता है। अब इसका पूरा मैकेनिज्म लिखा हुआ, पहले लिवर की क्रॉनिक इंजरी होगी, उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन की वजह से हेपेटोसाइट की रीजनरेशन देखने को मिलता है, रीजनरेशन की वजह से एक्विजिशन ऑफ ड्राइवर म्यूटेशन है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। एक एफ्लाटॉक्सिन इसकी वजह से भी देखने को मिल सकता है। बाकी जो दूसरे जो हमारे म्यूटेशन है लाइक बीटा कैटेनिन जीन म्यूटेशन, टर्ट और P53 इसकी वजह से भी देखने को मिल सकता है। फाइब्रोलैमेलर के अंदर खास बात यह है कि यहाँ पर फ्यूजन जीन होता है जिसकी वजह से प्रोटीन काइनेज की एक्टिविटी बढ़ जाती होती है। फाइब्रोलैमेलर के अंदर आपको तीन चीजें देखने को मिलती है। नंबर 1 क्या होगा कि लार्ज सेल हो गए, ओके, लार्ज पॉलीगोनल सेल हो गए, जिनको हम ऑन्कोसाइटिक कहते हैं, ग्रैनुलर इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म, जिसको ऑन्कोसाइटिक साइटोप्लाज्म ड्यू टू अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 2 वेसिकुलर न्यूक्लियस आ जाएगा। नंबर 3 इनको लैमेले देखने को मिलेगी, डेंस कोलेजन बंडल्स के। ये आपको तीन चीजें देखने को मिलती है। अगर कोई आपसे पूछे कि इसके प्रीकर्सर लेयर कौन सी होती है, प्रीकर्सर लेयर में हेपेटोसेलुलर एडिनोमा का मतलब बीटा कैटेनिन एक्टिविटी म्यूटेशन वाला आ जाएगा। लार्ज सेल और स्मॉल सेल, लार्ज सेल के अंदर न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो आपको तकरीबन सेम देखने को मिलती है, बढ़ती नहीं है। लेकिन सेल के अंदर, स्मॉल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म माइल्ड होगा, लेकिन न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ जाती होती है। क्लियर। तो ये मॉर्फोलॉजी आप देख लेना। ओके, अब हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की ग्रोसली बात करें, सिंगल या मल्टीफोकल बनेगा, यूनिफोकल हो सकता है, मल्टीफोकल हो सकता है। ओके, डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटेड हो सकता है, पेल येलो मैस होगा ड्यू टू फैटी ग्रीन, यानी येलो क्यों होगा, फैटी चेंज की वजह से, ग्रीन क्यों होगा, कोलेस्टेसिस की वजह से देखने को मिलेगा। जो ट्यूमर 2 सेंटीमीटर से ज्यादा होते हैं तो वैस्कुलर इन्वेजन करते हैं, इंट्राहेपेटिक मेटास्टेसिस करते हैं, वहां से होते हुए पोर्टल वेन से इंफीरियर वेना कैवा, वहां से राइट साइड ऑफ हार्ट पे चले जाती है। माइक्रोस्कोपिक बात करें तो वेल और मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, ये क्या क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं पोलर डिफरेंशिएटेड में साइटोलॉजिकल एटीपी देखने को मिलता है। जो ट्यूमर थिक प्लेट में ग्लैंडुलर पैटर्न में ट्राइबिकुलर बनाना शुरू कर देते हैं। फाइब्रोलैमेलर के अंदर बता चुका हूं कि आपको ट्रायड देखने को मिलता है, लार्ज पॉलीगोनल सेल होते हैं विद ग्रैनुलर ऑन्कोसाइटिक साइटोप्लाज्म एंड ड्यू टू अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 2 वेसिकुलर न्यूक्लियस देखने को मिलता है। नंबर 3 क्या होगा, आपको पैरेलल लैमिना डेंस कोलेजन आ जाएगी। इसके बाद आपके हमारे में कोलेंजियोकार्सिनोमा होते हैं। ओके, अच्छा, दो इंट्राहेपेटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा जो कि इंट्राहेपेटिक बिलियरी डक्ट से निकलता है, जबकि हमारा बिलियरी एडिनोकार्सिनोमा ये एक्स्ट्राहेपेटिक से निकलता है, एक्स्ट्रा से निकलता है एडिनोकार्सिनोमा, जबकि इंट्राहेपेटिक वाला ये कोलेंजियोकार्सिनोमा होता है। क्लियर। अब जो इंट्राहेपेटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा होता है ना, ये आप कैसे देखते हो, कोलिस्टैटिक पिक्चर से देखते हो, लेकिन जो एक्स्ट्राहेपेटिक वाला ये बिलियरी ट्रैक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन करवाता होता है। क्लियर, लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट करता है। बाकी दूसरे हेपेटिक मैलिग्नेंट ट्यूमर में आपका कंबाइंड हेपेटोसेलुलर कोलेंजियोकार्सिनोमा आ जाएगा, एंजियोसार्कोमा आ जाएगा, एपिथेलियोइड लिम्फेंजेंट थीलियोमा आ जाएगा, और प्राइमरी हेपेटिक लिम्फोमा जो कि डिफ्यूज लार्ज बी सेल का या हेपेटोस्प्लेनिक
टी सेल लिम्फोमा आ सकता है। मेटास्टेसिस के अंदर सबसे ज़्यादा आती है कोलोन वाली आ जाती है। लिवर इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, कैनन वाला अपीयरेंस देखने को मिलती है। वैसे ये लंग्स के अंदर भी होती है। हेपेटोसेलुलर एडिनोमा बिनाइन ट्यूमर होते हैं, ओके, जिनको मज़ीद क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ ड्राइवर म्यूटेशन। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन प्राइमरी हेपेटिक मैलिग्नेंसी होती है, सिरोसिस वाले पेशेंट में होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, क्रॉनिक लिवर डिजीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी, सी, एटोमिन हेपेटाइटिस, अल्कोहल नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, हीमोक्रोमेटोसिस है। इंट्राहेपेटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा, एक्स्ट्राहेपेटिक एडिनोकार्सिनोमा, इनके सेम रिस्क फैक्टर होते हैं लाइक प्राइमरी सेक्युलराइजिंग कोलेंजाइटिस के, ओके। और इनकी इन्फेस्टेशन कैसे होगी, लिवर फ्लूक से होती है। फॉर एग्जांपल ओफिस्थोकोर्सिस और दूसरा है क्लोनॉर्किस हो गया, ठीक है, पुअर प्रोग्नोसिस होता है। इसके बाद गॉल ब्लैडर की तरफ आ जाते हैं। गॉल ब्लैडर की तरफ अपने रट्टा मारने के दो टाइप के स्टोन होते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाले होते हैं और दूसरा हमारे आ जाते हैं पिगमेंटेड बाइल स्टोन होते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल वाले होते हैं, नंबर 1 आपने क्या करना है, ओके। तो जो कोलेस्ट्रॉल वाले के अंदर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल वाले के जो रिस्क फैक्टर उसका निमोनिक होता है 5F हो गई। नंबर 1 तो फीमेल है, फीमेल सेक्स हार्मोन यानी फीमेल सेक्स हार्मोन देखने को मिलेगा, लाइक फीमेल जेंडर है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या प्रेगनेंसी है। एक और एफ है 40 यानी आपको एडवांसिंग एज में देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और एफ है फैट यानी ओबेसिटी में देखने को मिलेगा। एक और एफ है फैमिलियल यानी इनबॉर्न डिसऑर्डर, बाइल एसिड मेटाबॉलिज्म या हाइपरलिपिडीमिया सिंड्रोम में देखने को मिल सकता है। पिगमेंटेड स्टोन के अंदर क्या है, पिगमेंटेड स्टोन के अंदर हेमोलिटिक एनीमिया के अगर अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिन देखने को मिलेगा, या बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किन केस से होगा, ओके, इसका निमोनिक है केस, ओके। सी से क्या होगा, क्लोनॉर्किस होगा, एस कैरिस होगा, इसे एसेचिया कोलाई होगा। इन तीनों को आपने रट्टा मार लेना, या ए से रट्टा मार सकते हो स्कैरिस, क्लोनॉर्किस और ई से एसेचिया कोलाई आ जाएगा। या जीआईटी डिसऑर्डर हो सकता है, या तो आइलियम का कोई डिजीज है, क्रोन डिजीज, या आइलियम को डिसेक्ट कर दिया, या सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गई है, पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है। अच्छा, 4 फैक्टर होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के सुपर सैचुरेशन कराते हैं, यानी अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, बाइल कम हो, फॉस्फोलिपिड या लेसिथिन कम हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, पहले कोलेस्ट्रॉल के सुपर सैचुरेशन हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल के सुपर सैचुरेशन की वजह से क्या होना शुरू हो जाएगा, क्या होना शुरू हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएगा, इनकी न्यूक्लिएशन होना शुरू हो जाती है। तो 4 फैक्टर होते हैं जो कि फेवर करते हैं फॉर्मेशन ऑफ गॉलस्टोन। नंबर 1 सुपर सैचुरेशन, नंबर 2 हाइपरमोटिलिटी ऑफ गॉल ब्लैडर, हाइपरमोटिलिटी ऑफ गॉल ब्लैडर, नंबर 3 एक्सेलरेटेड क्रिस्टल इन्यूक्लिएशन, और नंबर 4 आ जाएगा हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, जो कि क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा किसको, न्यूक्लिएटेड क्रिस्टल को, जिसकी वजह से मजीद क्रिस्टल की एक्रीशन देखने को मिलती है और मैक्रोस्कोपिक स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। क्लियर, ये आपने नोट कर लेना है। जो पिगमेंटेड है, पिगमेंटेड आपको क्रॉनिक हेमोलिटिक एनीमिया, आइलेट डिसफंक्शन में या बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिल सकता है। बैक्टीरिया कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, बीटा ग्लूकोनिडेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और कौन से 3 बैक्टीरिया बताया मैंने आपको, एस्कैरिस बताया आपको मैंने, क्लोनॉर्किस बताया और एसेचिया कोलाई बताया। अब इनकी मॉर्फोलॉजी को देख लेते हैं, मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। अब जो हमारे कोलेस्ट्रॉल वाले होते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल वाले आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल वाले आपने रट्टा मारे ना, कोलेस्ट्रॉल वाले पेल येलो होते हैं, पेल येलो होते हैं, लेकिन जो हमारे होते हैं ना पिगमेंटेड वाले, ये ब्राउन टू ब्लैक होते हैं। इनको में से 2 में डिवाइड करते हैं। कोलेस्ट्रॉल के अंदर कोलेस्ट्रॉल आपको देखने को मिलेगा, यानी इसके अंदर क्या होगा, आपको ज़्यादातर क्या देखने को मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत सोडियम कार्बोनेट, फॉस्फेट, बिलिरुबिन देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा देखने को मिलेगा, ओके, ठीक हो गया। यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कैल्शियम साल्ट ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और कुछ कोलेस्ट्रॉल मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल, इनकी कंपोजिशन भी आपने रट्टा मार लिया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, ये जो स्टोन होते हैं ना हमारे, ये रेडियोलुसेंट होते हैं, हमारे रेडियो पैक देखने को मिलते होते हैं। और अगर ये सुपर नेट्रन कोलेस्ट्रॉल अगर ये म्यूकोसा के अंदर डिफ्यूज कर जाए तो उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रोलोसिस कहते हैं। अब ब्लैक और ब्लू में, ब्लैक और ब्राउन में क्या फर्क होता है, ब्लैक वाले आपको स्टीरल में देखने को मिलते हैं, जबकि ब्राउन वाले आपको इन्फेक्शन में देखने को मिलते हैं। जो ब्लैक स्टोन है, ब्लैक स्टोन के अंदर आपको ऑक्सीडाइज्ड पॉलीमर ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन देखने को मिलता है। लेकिन जो ब्राउन वाले ना, ब्राउन में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या एक्स्ट्रा चीज देखने को मिलेगी, कैल्शियम साल्ट ऑफ पाल्मिटिक एसिड और स्टीरेट, ये देखने को मिलता है, ओके। अब जो ब्लैक वाले होते हैं 1.5 से छोटे होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, काफी ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, यानी साइज और इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्राइबल होते हैं, स्पिकुलेटेड और मोल्डेड होते हैं, जबकि हमारे ब्राउन वाले होते हैं, ओके, लैमिनेटेड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सूप लाइक होते हैं। इसका निमोनिक होता है LSS, ओके, LSS लैमिनेटेड, सॉफ्ट और सोप लाइक है, जबकि वो क्या होते हैं, स्पिकुलेटेड और मोल्डेड देखने को मिलते हैं। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन को देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या हो सकता है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, एम्पाइमा हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है गॉल ब्लैडर के, फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ बिलियरी ट्रैक्ट जिसको कोलेंजाइटिस कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिस्टिटिस हो सकता है, पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, क्लियर। और इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन जिसको गॉलस्टोन आइलियस या बोबलेट सिंड्रोम ये हो सकता है, गॉल ब्लैडर कैंसर ये हो सकता है। आगे एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस को 2 में डिवाइड करते हैं। गॉलस्टोन की वजह से जो होगा उसको एक्यूट कैल्कुलस बोलेंगे, जो गॉलस्टोन के बगैर होगा उसको बोलेंगे एक्यूट ए कैल्कुलस कोलिसिस्टाइटिस कहेंगे, ओके। तो एक्यूट कैल्कुलस कोलिसिस्टाइटिस में क्या देखने को मिलेगा, एक्यूट कैल्कुलस कोलिसिस्टाइटिस केमिकल इरिटेशन की वजह से देखने को मिलता है, केमिकल इरिटेशन एंड द इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर जो कि ऑब्स्ट्रक्टेड स्टोन से, ठीक हो गया। अब इसमें क्या देखने को मिलेगा, नंबर 1 कि फॉस्फोलाइपेज है, यानी केमिकल्स यानी फॉस्फोलाइपेज होगी वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो लेसिथिन को लाइसोलेसिथिन में तोड़ देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। दूसरा, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होना शुरू हो जाती है डिस्टेंडेड स्टोन की वजह से। नंबर 3 क्या होगा कि स्टोन की वजह से प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आपको इस्कीमिया देखने को मिल सकता होता है। एक्यूट कैल्कुलस वाला ये आपको सेप्सिस विद हाइपोटेंशन में देखने को मिल सकता है, ओके।
ओके। इम्यूनो सप्रेशन में देखने को मिल सकता है, ट्रॉमा, बर्न्स, डायबिटीज और इन्फेक्शन में आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर? तो इसकी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर क्या होते हैं? इन्फ्लेमेशन और एडिमा ऑफ द वॉल देखने को मिल सकते हैं, गॉल ब्लैडर स्टेसिस हो सकती है ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ क्रिस्टल है। ओके, अब यहाँ पे इसकी मॉर्फोलॉजी को देख लेते हैं। ओके, तो इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर अच्छा यहाँ पे उसके कुछ वेरिएंट होते हैं। अगर एक्सुडेट में से फर्स्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर एम्पाइमा को बोलते हैं। ओके, अगर ये ग्रीन ब्लैक नेक्रोसिस बनना शुरू हो जाए तो उसको गैंग्रीनस बोलते हैं। और अगर क्या बनना शुरू हो जाए, लाइक हमारे जो कोलेस्ट्रीडियम और कोलिफॉर्म गैस प्रोड्यूस बनाना शुरू कर दे उसको एम्फीसीमेटस कहते हैं। तो गैंग्रीन इसको रट्टा माना गैग से। ओके, गॉल ब्लैडर यानी एम्पाइमा हो जाएगा। ओके, गैंग्रीनस आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा एम्फीसीमेटस आ जाएगा। क्लियर? ठीक हो गया। बाकी एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में आपको गॉल ब्लैडर इनलार्ज देखने को मिलता है, ब्राइट रेड ब्लॉची वोलेशियस आपको देखने को मिल सकता है, सब सिरोजल हैमेज देखने को मिल सकता है। सिरोजा किससे कवर होगा? फिब्रिनस एक्सुडेट से कवर होगा, जो कि फिब्रिनो पुरुलेंट भी हो सकता है कुछ केसेस के अंदर। ओके, ठीक है, ये कैलकुलस के अंदर आ जाएगा। कैलकुलस के अंदर आपको स्टोन जरूर देखने को मिलता है, खासतौर पर नेक ऑफ गॉल ब्लैडर या सिस्टर डक्ट में देखने को मिल सकता होता है। ठीक है, और बाकी आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको गॉल ब्लैडर इनलार्ज देखने को मिलेगा, टेंस देखने को मिलेगा। ओके, ग्रीन ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाएगी सब सिरोजल हैमरेज की वजह से, और सिरोजा के अंदर फिब्रियस एक्सुडेट देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है। बाकी हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस। क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस आपको किसकी वजह से देखने को मिल सकता है? ए कैलकुलस में देखने को मिल सकता है या गॉल स्टोन की वजह से देखने को मिल सकता है। ओके, अब इनकी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन पड़ लेते हैं। तो बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन हो जाएगा, गॉल ब्लैडर का रप्चर होगा तो इसकी वजह से डिफ्यूज पेरिटोनाइटिस, परफोरेशन है तो लोकल एब्सेस फॉर्मेशन है, कोलिसिस्टी एंटारिक फिस्टुला बन सकता है, या एग्रीवेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल इलनेस है, खासतौर पर कार्डिक, पल्मोनरी, रीनल या लीवर डिकम्पेंसेशन देखने को मिल सकती होती है। क्लियर? ये हमारा हो जाएगा। तो इसकी मॉर्फोलॉजी को तैयार करते हैं। मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या? नंबर 1 सबसिरोजल फाइब्रोसिस है। सबसिरोजल फाइब्रोसिस, ओके, यानी पहली बात है सबसिरोजल फाइब्रोसिस होगी। नंबर 2 फाइब्रस एडिगन देखने को मिल सकती है। कट सेक्शन के अंदर आपको फैग ग्रीवाइड देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको बाइल भी देखने को मिल सकता है, ग्रीन येलो म्यूकॉइड बाइल और स्टोन भी देखने को मिल सकती है। माइल्ड केस में क्या होगा? स्कैटर लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल और मैक्रोफेजेस देखने को मिलेंगे। एडवांस केसेस के अंदर सब एपिथेलियल और लिम्फोसाइट सब एपिथेलियल और सबसिरोजल फाइब्रोसिस देखने को मिल सकती है। और ये भी हो सकता है कि म्यूकोजा की प्रोलिफरेशन की वजह से क्या होगा, और म्यूकोजल फोल्ड की फ्यूजन की वजह से क्रिप्ट की बरीनेस देखने को मिल सकती है। अगर आउट पॉचिंग होती है नॉर्मल एपिथेलियम के, इसको बोलते हैं रोकेटेंसी, स्कोप साइनस बोलती है। और कुछ रियल इंस्टेंसेस के अंदर आपको अब इसके डिफरेंट वेरिएंट आ रहे हैं, लाइक पोर्सिलियन गॉल ब्लैडर हो सकता है जिसमें आपको डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन देखने को मिल सकती है। अगर कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ वाल और म्यूकोसा बाय डेंस फाइब्रोसिस तो वो हाइलाइनाइजेशन आ जाएगा। ज़ेंथोक्रोमेटस के अंदर क्या देखने को मिलेगा? रोकेटेंस के स्कोप साइनस की रप्चर हो जाएगा। फिर इसके बाद मैक्रोफेजेस के एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाएगी, जिसमें क्या होगा? बिलियरी फॉस्फोलिपिड होगा। ऐसे लिपिड लेडन फॉर्मी मैक्रोफेजेस को ज़ेंथोमा कहते हैं। लास्ट में हाइड्रोप्स देखने को मिल सकता है। हाइड्रोप्स में क्या होगा? क्लियर सिक्रेशन से भरा हुआ होगा। और दूसरी एक और वेरिएंट है जिसको बोलते हैं IgG4 रिलेटेड सेक्युलराइजिंग कोलिसिस्टाइटिस। तो IgG4 सेक्युलराइजिंग कोलिसिस्टाइटिस हो गया, हाइड्रोप हो गया, ज़ेंथोग्रानुलोमेटस हो गया और हाइलाइनाइजेशन हो गया। और कॉम्प्लिकेशन रट्टा मार लिया कि बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन हो सकता है विद कोलेंजाइटिस एंड सेप्सिस है। गॉल ब्लैडर परफोरेशन या रप्चर की वजह से क्या होगा? एब्सेस या पेरिटोनाइटिस देखने को मिल सकता है। कोलिसिस्ट एंटारिक फिस्टुला देखने को मिल सकता है जिसमें आपको गॉलस्टोन आइरिस देखने को मिलेगी, और एग्रेवेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल इलनेस देखने को मिलेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा। तो ये जेंडर की वजह से देखने को मिल सकता है, एथनिसिटी यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉल स्टोन है। इसके अलावा क्रॉनिक बैक्टीरियल पैरासिटिक इन्फेक्शन, इसके अलावा म्यूटेशन भी लिखी हुई है। ओके, बाकी गॉल स्टोन में से कोई एज इट इज नहीं देखने को मिलता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरीन्यूरल एंड द वास्कुलर इन्वेजन से आप डायग्नोसिस बना सकती है। क्लियर? और बाकी दूसरे ट्यूमर हो सकते हैं। गॉल में कौन सा कैंसर होगा? एडिनोकार्सिनोमा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या सार्कोमा भी हो सकता है। क्लियर? अब इसकी जो प्रीकर्सर लेगी ना वो फ्लैट इन सिटू लेगी ना। ओके, नंबर 2 मास फॉर्मिंग एडिनोमा हो जाएगा। ओके, जिसको क्या बोलेंगे? इंट्राकोलिसिस्टिक पैपिलरी ट्यूबुलर न्यूप्लाज्म, और इसके अलावा इंटेस्टिनल न्यूप्लेजिया हो सकता है। ये आपके देखने को मिल सकते होते हैं। एडिनोकार्सिनोमा वाले होते हैं मोस्टली। तो क्या 3 लेजन हमारी फ्लैट इन सिटू लेजन आ जाएगी। ओके, मास फॉर्मिंग एडिनोमा लाइक लेजन, तो जो मास फॉर्मिंग एडिनोमा लाइक लेजन उसको बोलते हैं इंट्राकोलिसिस्टिक पैपिलरी ट्यूबुलर न्यूप्लाज्म, लास्ट में इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया आ जाएगा। गॉल ब्लैडर के अंदर डिजीज होते हैं। गॉल ब्लैडर के अंदर कोलिलिथियासिस, एक्यूट क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस से गॉल ब्लैडर का कैंसर हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल या पिगमेंटल स्टोन हो सकते हैं। और रिस्क फैक्टर है कोलेस्ट्रॉल वाले तो वो एज है, फीमेल है, एस्ट्रोजन, ओबेसिटी, हिरार्की है, सॉरी हेरिडिटरी है। कोलिसिस्टाइटिस हमेशा कोलिलिथियासिस की वजह से देखने को मिल सकता है, गॉल स्टोन की वजह से कैंसर हो सकता है।